हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो आज लास्ट लेक्चर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर हम लोग 2 लेक्चर में जो कुछ प्रमुख सेक्शन है उसको कवर कर चुके हैं। तो आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो लास्ट सेक्शन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपके लिए जो आवश्यक सूचनाएं होती है वो आपको प्रदान कर दें कि आपका जो ये यूट्यूब चैनल है और आमंत्रण क्लासेज ऐप है, इस पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो इस पर आपको यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का क्लास मिलता है, जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से उपयोगी है। आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का होगा। टेस्ट सीरीज का डिस्कशन होगा, मेंस के टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर भी आपको प्राप्त होगा। तीसरा, आपको सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का इस पर क्लास उपलब्ध कराया जाएगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। आपको भूगोल और इतिहास ऑप्शनल पेपर का भी क्लास उपलब्ध कराया जाएगा और निबंध के क्लास भी आपके लिए मैनेज किए जाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम होता है, क्लास पीडीएफ, पेपर कटिंग, सब कुछ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है। इस संदर्भ में यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेने हैं तो आप हमसे इस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरा क्लास जो है सो मेरे ऐप आमंत्रण क्लासेज ऐप पर भी देख सकते हैं। ये ऐप का लिंक है, इस लिंक के थ्रू जाकर आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं या अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि इस ऐप पर जो क्लास की सुविधाएं होंगी आप उसका बेनिफिट उठा सके। और आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और फिर हम आपके लिए अच्छे से और कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आइए आज के क्लास की जो टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज के क्लास का जो टॉपिक है इसमें हम लोग किस पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में क्या है कि ये तीसरा लेक्चर होगा, पार्ट 3 होगा। तो टॉपिक की कनेक्टिविटी के लिए हम इसमें यह जान लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या क्या किया है, अब तक क्या किया है। तो अब तक हम लोगों ने 2 लेक्चर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में कर लिया है, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको भूकंपीय तरंग और उसके गुण के बारे में बताया था। भूकंपीय तरंगे और उसकी जो क्वालिटी होती है और उसके गुण के बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इसका बिहेवियर होता है। और जो दूसरा वीडियो था इस संदर्भ में, उसमें आपको मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए जो स्रोत उपलब्ध है उस स्रोत के बारे में मैंने आपको बताया था। तो 4 प्रकार के स्रोत पर मैंने चर्चा किया था, जिसमें एक क्या था, प्रत्यक्ष प्रमाण था, डायरेक्ट एविडेंस के रूप में चर्चा किया था। इस प्रत्यक्ष प्रमाण में विचार था खनन से प्राप्त मटेरियल, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त पदार्थ, गहन सागरीय प्रवेधन परियोजना और समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना। दूसरा हमने आपको इसमें बताया था अप्रत्यक्ष प्रमाण, जिसमें आपको कुल 6-7 एविडेंस के बारे में बताया था, जिसमें तापमान है, घनत्व है, दबाव है, गुरुत्वीय विसंगति है, भूचुंबकीय सर्वेक्षण है और भूकंपीय तरंग के प्रमाण है। तीसरा इसमें हम लोगों ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के जो शोध कार्य है उसके बारे में आपको बताया था कि कैसे है। और चौथा जो आपको बताया था कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो पुरातन मत हैं, तो पुरातन मतों में जो द्वैतवादी और अद्वैतवादी संकल्पना है वो हमें क्या निष्कर्ष निकाल कर देता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। आज इस सेशन में हम लोग तो सबसे पहले जो इन दोनों वीडियो को नहीं देखे होंगे जरूर देख लेंगे, तभी आज का क्लास आपको समझ में आएगा। आप जरूर इसको देख लीजिएगा टाइम निकाल के। आज के सेशन में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो दृष्टिकोण उभर कर सामने आया है उस दृष्टिकोण या मत के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस दृष्टिकोण और मत में क्या है, 2 प्रकार का आइडियोलॉजी है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था।
और जो दो प्रकार का दृष्टिकोण है इसमें एक क्या है जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल या पुरातन विचार कहते हैं, क्लासिकल मत कहेंगे या पुरातन विचार, और दूसरा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं आधुनिक मत कहते हैं, आधुनिक मत कहते हैं। तो आइए इस दोनों टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग पुरातन मत पर चर्चा करेंगे और देन आफ्टर आधुनिक मत पर चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के संदर्भ में क्या है कि जो पुरातन मत है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पुरातन जो विचारधारा हो जाएगी, पुरातन मत कहेंगे या पुरातन क्या कहेंगे, हम लोग इसको विचारधारा कहेंगे, या विचारधारा के साथ साथ हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अंतर्गत जो पुरातन विचारधारा है, इसमें किस आधार पर इसका अध्ययन किया गया, यानी इसका आधार क्या है, ये भी हमें जान लेना है। और इस संदर्भ में किस विद्वान के विचार आते हैं, किस विद्वान या किन किन विद्वानों के विचार इसमें आते हैं, और उनमें किसके महत्वपूर्ण विचार हैं, उसके ऊपर हमें चर्चा करना है। तो सबसे पहले जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन में जो पुरातन विचार है, ये मुख्य रूप से 3 प्रमुख प्रमाणों पर आधारित है। तापमान के आधार पर है, चूंकि हम लोगों ने तापमान का अध्ययन किया है कि किस तरीके से बढ़ता है। दूसरा जो घनत्व है पृथ्वी के पदार्थ का, उस पर आधारित है। और तीसरा जो दबाव है उस पर आधारित है। जो गुरुत्वीय विसंगति है या ग्रेविटी एनॉमली है, ये तब तक उस समय रिसर्च में नहीं आया था, न ही भूकंपीय तरंगों के बारे में उस समय उतनी व्यापक जानकारी थी, तो इसलिए ये इस पर आधारित है। इसके अंतर्गत जो है कई विद्वानों के विचार शामिल हैं। तो कई विद्वानों के जो विचार शामिल हैं, इसमें सबसे पहले किसका विचार है, तो इसमें एक विचार जो है जॉली का विचार शामिल है। दूसरा इसमें जो जेफरीज नामक विद्वान है उनका विचार शामिल है, जॉली का, जेफरीज का है। तीसरा इसमें वांडर डी ग्राट का विचार है, किसका विचार है, तो वांडर डी ग्राट का विचार है। फिर जो है सो चौथा जो है सो इसमें एडवर्ड स्वेस का विचार है, एडवर्ड स्वेस का विचार है, एडवर्ड स्वेस का विचार। तो इसमें क्या है कि जो जॉली, जेफरीज और वांडर डी ग्राट के विचार हैं, सभी के विचार जो हैं कुछ न कुछ समानता, कुछ न कुछ असमानता है। लेकिन इसमें जो स्वेस का विचार है, एडवर्ड स्वेस का विचार है, ये थोड़ा सा क्या है कि वैज्ञानिकता के नज़दीक है, वैज्ञानिकता के क्या है, वैज्ञानिकता के नज़दीक है। क्योंकि हम लोग जब आधुनिक मत को पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि एडवर्ड स्वेस के विचार से बहुत कुछ हद तक कुछ मामलों में मिलते जुलते हैं। तो हम लोग एडवर्ड स्वेस के विचारों पर चलते हैं। तो एडवर्ड स्वेस का जो विचार है वो मूल रूप से क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में क्या हो जाएगा, एक हेडिंग हो जाएगा एडवर्ड स्वेस के विचार, एडवर्ड स्वेस के विचार। तो एडवर्ड स्वेस का जो विचार है बेसिकली क्या है कि एडवर्ड स्वेस ने क्या किया है, तो पृथ्वी के रासायनिक संगठन पर प्रकाश डाला है। किस पर प्रकाश डाला है, तो रासायनिक संगठन जो है पृथ्वी का, रासायनिक कंपोजिशन पर इन्होंने प्रकाश डाला है। और एडवर्ड स्वेस ने जो रासायनिक संगठन या कंपोजिशन पर प्रकाश डाला है, इसमें इन्होंने बताया है कि पृथ्वी में क्रस्ट की ऊपर में एक पतली परत है, क्रस्ट की पतली परत के नीचे इन्होंने बताया कि क्रस्ट की पतली परत के नीचे 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर मिलती है। क्रस्ट की पतली परत के नीचे क्या मिलती है, नीचे 3 लेयर मिलता है, 3 परतें मिलती है, 3 लेयर है। तो क्रस्ट की जो पतली परत है उसके नीचे जो 3 लेयर है उसे स्वेस ने क्या नाम दिया है, तो पहले परत को सियाल नाम दिया है, दूसरे परत को इन्होंने सीमा नाम दिया है, और तीसरे परत को इन्होंने क्या नाम दिया है, नीफे नाम दिया है। अब यदि हम एडवर्ड स्वेस के इस रासायनिक संगठन के विचार को एक डायग्राम के तहत देख लेंगे तो कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। तो सबसे अंदरूनी परत जो हो जाएगा वो क्या होगा, नीफे। नीफे के ऊपर का जो परत है उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, सीमा। सीमा से भी जो ऊपर का बाहरी भाग है इसको उन्होंने क्या नाम दिया है, सियाल। और सियाल से ऊपर एक बहुत ही थिन लेयर है, बहुत ही पतला लेयर है, जिनको इन्होंने क्या दिया है, क्रस्ट का नाम दिया है। इन्होंने बताया है
कि क्रस्ट की एक पतली परत के नीचे हमें 3 अन्य कंसेंट्रिक लेयर मिलती है। ये जो सबसे ऊपरी परत हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, स्वेस के अनुसार क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे की ये जो परत है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया है, सियाल नाम दिया है। सियाल के नीचे का जो परत है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया है, तो इसके नीचे के परत को इन्होंने सीमा नाम दिया है। और सबसे जो अंदरूनी परत है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया है, तो इसके इन्होंने नीफे नाम दिया है। अब जो सियाल है, इसका जो औसत घनत्व है वो 2.79 है। जो सियाल का सीमा का जो घनत्व हो जाएगा वो 2.79 से लेके 4.7 तक है। और जो सीमा है, इसका जो घनत्व हो जाएगा वो 4.7 से लेकर अधिकतम 11 तक इसका घनत्व मिलता है। अब इसमें एक एक के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले क्या है कि स्वेस ने जो पृथ्वी के ऊपरी लेयर को क्रस्ट बताया है, तो इसकी जो पहली विशेषता हो जाएगी, यह क्या है कि एक पतली परत है। बहुत ही क्या है, ये पतली परत है, बहुत ही पतली परत है। और ये जो पतली परत है किससे बना हुआ है, तो परतदार अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, परतदार अवसादी चट्टानों से बना है, परतदार अवसादी चट्टानों से, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। और ये जो परतदार अवसादी चट्टानों से बना है, इसमें रासायनिक दृष्टिकोण से किसकी प्रधानता है, इसमें रासायनिक दृष्टिकोण से फेल्सफार और प्लस माइका यानी अब्रक की प्रधानता है। रासायनिक दृष्टिकोण से इसमें फेल्सफार और अब्रक की प्रधानता है। और जाहिर सी बात है कि इसका जो घनत्व होगा, यदि सियाल का घनत्व 2.79 है, तो इसके ऊपर का क्रस्ट है, ये बहुत ही क्या होगा, कम घनत्व वाला परत है। ये क्या है कि कम घनत्व वाला परत है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्रस्ट के बारे में 4 विशेषता इन्होंने बताई। सबसे पहले क्या होता है कि पृथ्वी की ये ऊपरी पतली परत है। दूसरा ये क्या है कि परतदार अवसादी चट्टानों से बना है, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, जिसमें रासायनिक दृष्टिकोण से फेल्सफार और माइका की प्रधानता है। और यह कम घनत्व वाली, कम थिकनेस वाली परत है, ये इन्होंने बताया है। इसके नीचे जो दूसरा परत है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है, तो जो दूसरा परत या प्रमुख परत हो जाएगा वो क्या है, सियाल। तो ये जो सियाल हो जाएगा, इस सियाल में क्या है, तो सियाल का जो घनत्व हो जाएगा, सबसे पहले सियाल का जो डेंसिटी हो जाएगा, वो घनत्व कितना हो जाएगा, तो 2.79 से लेके, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया है कि सियाल का घनत्व एक औसत कितना है कि 2.79 इसका घनत्व है। कुछ 2.79 से 2.90 तक आप इसे ले जा सकते हैं। 2.90 तक जो है इसका औसत घनत्व है। और इसकी जो मोटाई है या जो गहराई है, थिकनेस है, इसकी मोटाई या गहराई जो है वो 50 किलोमीटर से लेके क्या है, 300 किलोमीटर तक इसकी मोटाई या गहराई है। और रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है, रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से, रासायनिक कंपोजिशन के दृष्टिकोण से इसमें 2 पदार्थ की प्रधानता है। इसमें एक Si और दूसरा Al यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है। और इसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है, सियाल रखा गया है। तो सियाल जो है ना, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सिलिका और प्लस एल्युमिनियम को मिलाकर सियाल बना हुआ है। तो घनत्व तो याद रखना है, थिकनेस याद रखना है, और क्या है कि रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से सिलिका और एल्युमिनियम है। और इसमें क्या है कि जो सियाल है, इसमें अम्लीय पदार्थों की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, तो अम्लीय पदार्थों की, एसिडिक मटेरियल की, अम्लीय पदार्थों की प्रधानता है। तो ये इसका 4 विशेषता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सियाल के बाद जो दूसरी परत है, उसको क्या नाम दिया है, सीमा नाम दिया है। तो सीमा का जो सबसे पहला क्या हो जाएगा, जो घनत्व हो जाएगा, जो थिकनेस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, तो 2.90 से, या कहीं कहीं 2.7 है, तो 2.90 से 4.70 तक जो है क्या है, 4.70 तक इसका घनत्व हो जाएगा। इसकी जो मोटाई है वो क्या है, असमान है। इसकी मोटाई जो है ये 1000 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक इसकी मोटाई या थिकनेस में। इसका अर्थ है
कि जहां पर सियाल का बाउंड्री इंड होगा वहां से लेके 1000 से 2000 किलोमीटर की थिकनेस का ये एरिया है। और रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से इसमें सिलिका और प्लस मैग्नीशियम की प्रधानता है। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम शब्द से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं, जिसमें रासायनिक दृष्टिकोण से सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। और यदि सियाल में अम्लीय पदार्थ है, इसमें मूल रूप से क्या हमें मिलता है, इसका जो मूल कंपोजिशन है या जो गुण है वो क्षारीय पदार्थों की प्रधानता है। इसमें क्या है, क्षारीय पदार्थों की प्रधानता है, क्षारीय पदार्थों की प्रधानता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो इन्होंने बताया है, जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक भाग है उसको इन्होंने क्या नाम दिया है, नीफे नाम दिया है। तो नीफे का जो घनत्व हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो नीफे का औसत घनत्व अगर 4.7 से लेके 11 तक इसका घनत्व हमें मिलता है। और इसकी जो मोटाई या थिकनेस हो जाएगी, तो इसकी मोटाई या थिकनेस है कि सीमा के लास्ट छोर से लेके सीमा के अंतिम छोर से लेके जहां पर सीमा समाप्त होगा, इसका अर्थ यह सीमा के अंतिम छोर से 6880 किलोमीटर तक का जो थिकनेस का एरिया है वो इसकी थिकनेस है, मोटाई है। और रासायनिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से, इसमें किसकी प्रधानता है, तो इसमें निकेल और फेरियम यानी फेरस की प्रधानता है। और निकेल और फेरियस की प्रधानता से ये दो शब्दों से मिलकर मिला है, जिसमें नीफे हम लोग कहते हैं। तो रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से इसमें क्या है कि निकेल और फेरियम की प्रधानता है। और चूंकि निकेल और फेरियम की प्रधानता है, तो ये क्या है कि भारी पदार्थ है, भारी पदार्थ है। और भारी पदार्थ है जो स्वेस के अनुसार क्या है कि भारी पदार्थ जो है यह पृथ्वी के अस्थायित्व का कारण है। इनके अनुसार पृथ्वी के क्या है, ये अस्थायित्व का कारण है। स्वेस के अनुसार पृथ्वी का अस्थायित्व का कारण है। और साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि चूंकि ये जो फेरस है, फेरियम में क्या होता है, लोहे का गुण होता है, फेरियम में लोहे का गुण। तो फेरियम में लोहे के गुण होने के कारण यहीं से क्या होता है, यानी नीफे के क्षेत्र से भूचुंबकत्व की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, भूचुंबकत्व की उत्पत्ति। तो इस तरीके से पृथ्वी के रासायनिक संगठन पर प्रकाश डालते हुए स्वेस ने क्या कहा है, फिर से आप रिपीट कर लीजिए। तो स्वेस ने जो अपना मत दिया है वो क्या है कि पुरातन मत में थोड़ा सा वैज्ञानिकता के नजदीक है। और इनका जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, पृथ्वी के रासायनिक संगठन पर प्रकाश डालते हैं। 3 आधार का प्रयोग किया है, तापमान का, घनत्व का और दबाव का। इसके अंतर्गत कई विद्वानों के विचार है, जेफरीज के हैं, जॉली के हैं, वांडर ड ग्राट के हैं, आर्थर होम्स के हैं और एडवर्ड स्वेस के हैं। और जैसे पहले ही आपको बताया कि एडवर्ड स्वेस का जो विचार है वैज्ञानिकता के नजदीक है। एडवर्ड स्वेस ने क्या किया है कि पृथ्वी के रासायनिक संगठन पर प्रकाश डाला है और इन्होंने बताया है इसके तहत कि क्रस्ट की पतली परत के नीचे 3 अन्य लेयर मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पहले परत को सियाल कहते हैं, उसके नीचे की परत को सीमा कहते हैं और सबसे नीचे की जो परत है उसे क्या कहते हैं, नीफे। तो इसमें जो क्रस्ट है, जो सबसे ऊपरी परत है, इसकी मोटाई बहुत ही कम है, यानी कि ये पतली परत है। दूसरा, इसकी विशेषता कि ये परतदार अवसादी चट्टानों से बना है। तीसरी इसकी विशेषता कि इसमें रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से फेल्सपार और माइका की प्रधानता है। और चौथा, ये कम घनत्व वाला लेयर है। इसके नीचे जो पृथ्वी की पहली परत है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। तो सियाल की पहली विशेषता क्या है कि इसका घनत्व 2.79 से लेके 2.90 तक है। इसकी जो थिकनेस है वो 50 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक है। रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है, इसी के नाम पर इसका सियाल नाम पड़ा है। और इसमें अम्लीय पदार्थों की प्रधानता है। इसके नीचे जो सीमा की परत है इसका घनत्व 2.90 से 4.70 तक है। इसकी जो थिकनेस है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है, यानी कि जहां पर सियाल का बाउंड्री इंड होगा वहां से 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा वो सीमा का। रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है, अर्थात इसमें क्या है कि क्षारीय तत्वों की प्रधानता है। और जो लास्ट लेयर है सबसे अंदरूनी वो क्या है, नीफे है, जिसका घनत्व 4.7 से लेके 11 तक है।
मोटाई इसमें क्या है कि सीमा का अंतिम छोर, यानी कि कहीं पर 1000 किलोमीटर पर अंत होता है, कहीं पर 2000 किलोमीटर पर, तो वहां से लेके 6880 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, निफ है। और रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से इसमें निकेल और फेरियम की प्रधानता है, तो इसी के नाम पर इसका निफे नाम पड़ा है। फेरियम में लोहे का गुण होता है। इनके अनुसार, स्वेस के अनुसार, यही पृथ्वी में भूचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण है, और चूंकि ये भारी पदार्थ है जो पृथ्वी का स्थायित्व का भी कारण बनता है। तो इस तरीके से ये पृथ्वी का रासायनिक कंपोजिशन इन्होंने बताया। अब आगे जब हम लोग मॉडर्न अप्रोच को पढ़ेंगे तो देखेंगे एडवर्ड स्वेस के कुछ विचार बहुत सारे इसमें आपको मिलेंगे। कई बार मेंस में डायरेक्ट आपको स्टेट पीसीएस सब में जहाँ पर ये सिलेबस में पूछ देगा कि पृथ्वी के रासायनिक संगठन पर प्रकाश डालें, तो इसी तरीके से डायग्राम बनाते हुए पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। और कई बार प्रीलिम्स में भी यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, तो आप जरूर इसको हैंडल कर लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब जो नए मत हैं आंतरिक संरचना के संदर्भ में क्या है कि जो नए मत हैं, तो आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो नए मत हैं वो क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो नए मत हैं इसका आधार क्या है। तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि नए मत जो है ना ये मूल रूप से किस पर आधारित है, तो ये है नए मत भूकंपीय तरंगों का जो गुण होता है, भूकंपीय तरंगों का गुण जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वो आपको भी अब याद आना चाहिए तभी इसको समझ पाएंगे। भूकंपीय तरंगों का जो गुण होता है पहला, और दूसरा धरातल के नीचे जो भूकंपीय तरंगों का भ्रमण पथ है, धरातल के नीचे जो भूकंपीय तरंगों का भ्रमण पथ है, खासकर भ्रमण पथ जो है मेन इसमें एविडेंस है। भ्रमण पथ के आधार पर जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना का विश्लेषण किया गया है। और इसमें जो तीसरा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स जैसे संस्थाओं के शोध कार्य भी शामिल हैं। इस आधार पर नए मत में क्या है कि पृथ्वी को 3 लेयर में रखा गया है, 3 परत में रखा गया है। और पृथ्वी को जो इस नए मत में 3 परत में रखा गया, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसको सबसे ऊपरी परत जो है इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के नीचे का जो परत है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंटल कहते हैं। और मैंटल के भी नीचे का जो परत है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। इस तरीके से नए विचार में भी पृथ्वी में 3 कंसेंट्रिक लेयर है। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे का जो परत है वो मैंटल है, और मैंटल के नीचे का जो परत है वो क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। और संक्षिप्त में यदि हम इस डायग्राम को समझना चाहें तो सबसे नीचे कोर, कोर के ऊपर का जो एरिया हो जाएगा मैंटल, और मैंटल के ऊपर का जो एरिया हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। तो समझने के लिए समझा जा सकता है कि ये क्रस्ट हो जाएगा। क्रस्ट के नीचे का जो ये एरिया हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैंटल कहेंगे। और मैंटल के नीचे का जो ये एरिया हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। आगे चलकर अब आपको दिखाएंगे कि क्रस्ट भी 2 भागों में बटा हुआ है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, मैंटल भी 2 भागों में बटा हुआ है, अपर मैंटल लोअर मैंटल, कोर भी 2 भागों में बटा हुआ, अपर कोर लोअर कोर। तो इसको डायग्राम बनाएंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ डायग्राम बनाते जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बिना डायग्राम के ज्योग्राफी समझ में बहुत कम आता है। तो एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि हर एक चीज़ को समेटने का इसमें प्रयास करेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना में। तो इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये धरातल है, 0 किलोमीटर का एरिया है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 30 किलोमीटर या 33 किलोमीटर का एरिया है। इस 33 किलोमीटर से लेके हम मान लेते हैं कि ये जो है 2900 किलोमीटर का एरिया है, 2900 किलोमीटर का। इसको हम लोग मान लेते हैं कि 2900 किलोमीटर के बाद ये 5150 किलोमीटर का एरिया है, और इसको मान लेते हैं जो है 6371 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर भी हम एक लाइन ले लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 700 किलोमीटर का एरिया है। और ये जो 0 से 30 किलोमीटर का एरिया है ये भी 2 भागों में बट जाएगा, जैसे मैंने पहले ही कहा था। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम लोग कहते हैं ऊपरी क्रस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, ऊपरी क्रस्ट कहेंगे, ऊपरी क्रस्ट है। और ये जो निचला पार्ट है इसका, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे
निचला क्रस्ट कहेंगे या इसको लोअर क्रस्ट कहते हैं, निचला क्रस्ट कहेंगे। ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट एक असंबद्धता से अलग होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोनार्ड की असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोनार्ड की असंबद्धता। इसके बारे में मैंने आपको बताया है भूकंपीय तरंग वाले गुण में, तो उसको आप याद करेंगे, इसको कहते हैं कोनार्ड की असंबद्धता। फिर 30 किलोमीटर की गहराई पर एक और असंबद्धता मिलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोहो की असंबद्धता कहते हैं। मोहो की असंबद्धता। मोहो की असंबद्धता से लेके जो 2900 किलोमीटर की गहराई का एरिया है ये क्या कहलाता है? मैंटल कहलाता है। ये मैंटल भी दो भागों में विभाजित है, एक हो जाएगा ऊपरी मैंटल और दूसरा क्या हो जाएगा? लोअर ऊपरी मैंटल और लोअर मैंटल। तो ऊपरी मैंटल और लोअर मैंटल जिस लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी से अलग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको रैपिटी की असंबद्धता कहते हैं, रैपिटी की असंबद्धता। इसी प्रकार जो मैंटल और कोर जिससे अलग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको मोहो की असंबद्धता कहते हैं, सॉरी गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग की असंबद्धता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसे गुटेनबर्ग की असंबद्धता कहते हैं। इसे कहते हैं गुटेनबर्ग की असंबद्धता, गुटेनबर्ग की असंबद्धता। और फिर जो आउटर कोर और लोअर कोर को एक दूसरे से अलग करता है उसको हम लोग कहते हैं लेहमैन की असंबद्धता कहते हैं, लेहमैन की असंबद्धता। तो इस प्रकार 0 से लेके 30 किलोमीटर तक के थिकनेस का जो एरिया है ये क्रस्ट है। 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक का जो एरिया है ये मैंटल है। और 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक का जो एरिया है ये क्या है? कोर है। क्रस्ट भी चट्टानों के घनत्व के आधार पर दो भागों में बटा हुआ है, एक ऊपरी क्रस्ट है और दूसरा निचला क्रस्ट है। तो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को जो लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी अलग करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोनार्ड की असंबद्धता। फिर 30 किलोमीटर के बाद क्या है? चट्टानों का घनत्व चेंज होता है, सिस्मिक वेव की वेलोसिटी चेंज होगी, तो वहां पर एक लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी की पहचान की मोहो महोदय ने, उन्हीं के नाम पर इसको मोहो की असंबद्धता कहते हैं। तो मोहो की असंबद्धता क्या है? क्रस्ट और मैंटल को अलग करता है, या हम ये कह सकते हैं और डीप कि लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच का जो क्षेत्र है डिसकंटिन्यूटी का वो मोहो की असंबद्धता है। अब 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक का जो एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊपरी मैंटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऊपरी मैंटल। और 700 से 2900 किलोमीटर तक का जो एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? निचला मैंटल कहते हैं या लोअर मैंटल कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि निचला मैंटल और लोअर मैंटल को अलग करने वाला जो लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैपिटी की असंबद्धता। और 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है वो क्या है? कोर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2900 किलोमीटर पर एक लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है जो मैंटल और कोर को अलग करा। और यदि और डीप कहेंगे तो निचला मैंटल और ऊपरी कोर को, क्योंकि 2900 से लेके 5150 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊपरी कोर कहते हैं। और 5150 से लेके 6371 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? निचला कोर कहते हैं। तो ऊपरी कोर और निचले कोर को जो लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी अलग करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेहमैन की असंबद्धता। तो ये असंबद्धता क्या है? फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि भूगर्भ के अंदर क्या है? जहाँ पर चट्टानों का घनत्व सडन चेंज होता है, चट्टानों का फेज चेंज होता है, उसके आधार पर भूकंपीय तरंगों का वेग बदलता है। इसी के आधार पर एक संक्रमण क्षेत्र की पहचान की गई जो कुछ किलोमीटर के थिकनेस में होता है। और जिस वैज्ञानिक के द्वारा जिस असंबद्धता की पहचान की गई उसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया है। तो इसमें हमें एक मिलता है ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कोनार्ड की असंबद्धता, लोअर क्रस्ट और ऊपरी मैंटल के बीच मोहो की असंबद्धता, ऊपरी मैंटल और निचले मैंटल के बीच रैपिटी की असंबद्धता, फिर निचला मैंटल और अपर कोर के बीच गुटेनबर्ग की असंबद्धता, और ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच लेहमैन की असंबद्धता हमें मिलती है।
फिर यहाँ पर क्या है कि इस 30 किलोमीटर से लेके यदि हम यहाँ पर एक 100 किलोमीटर के थिकनेस का एरिया ले लेते हैं, तो ये टोटल पार्ट जो क्रस्ट है ऊपर से लेके 100 किलोमीटर के थिकनेस का जो एरिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और 100 किलोमीटर से लेके यदि हम एक और ऊपरी मेंटल में एरिया बना लें, जो मान लेते हैं कि ये 200 किलोमीटर के थिकनेस का है, ये जो 200 किलोमीटर के थिकनेस का है, यानी 100 से 200 किलोमीटर के जो थिकनेस का पार्ट हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक एरिया को, इसको हम लोग कहते हैं दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल, स्थेनोस्फीयर इसको कहते हैं। और ये जो दुर्बलता मंडल है ना, तो पूरी तरीके से ठोस है, ना ही पूरी तरीके से द्रव है। ये एक तरीके से प्लास्टिक स्टेज में है या अर्ध द्रव की अवस्था में है, अर्ध द्रव की अवस्था में है। इसके बाद जो नीचे का क्षेत्र है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर देखेंगे कि ये भी ठोस है, लेकिन जो ऊपरी कोर है, जो 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर, कहीं कहीं पर कुछ किलोमीटर में डिफरेंसेज है, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो ऊपरी कोर जो है भूकंपीय तरंगों के प्रमाण पर हमें ये मिलता है कि ये जो है द्रव की भांति बिहेव करता है, द्रव की भांति। और फिर जो इनर कोर है वो किस तरीके से करता है, तो इनर कोर जो है वो ठोस की भांति बिहेव करता है, ठोस की भांति। और स्थल मंडल ऑब्वियसली ठोस है। ये है। अब आप इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब हम इसके क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो पहला लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। अब क्रस्ट की क्या क्या विशेषता हो जाएगी। सबसे पहले जो क्रस्ट है, इसकी जो आप देख रहे हैं, क्रस्ट की जो मोटाई है, ये आप ये ध्यान में रखेंगे, मोटाई असमान है। ये असमान मोटाई वाला है, असमान है, मोटाई असमान है। मोटाई असमान क्या है, तो महासागरों के नीचे जो क्रस्ट है उसकी औसत मोटाई, महासागरों के नीचे, इसको कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे ध्यान से, महासागरों के नीचे क्रस्ट की मोटाई जो है ये कहीं कहीं 5 से 7 किलोमीटर, कहीं कहीं 7 से 10 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर से लेके 7 किलोमीटर तक जो है वो महासागरों के नीचे क्रस्ट की मोटाई है। इसके अलावा जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, तो महाद्वीपीय क्रस्ट की जो मोटाई है, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई जो है, जो थिकनेस है, वो 30 किलोमीटर 33 किलोमीटर मानी गई है। लेकिन इसी महाद्वीपीय क्षेत्र में जहाँ पर वलित पर्वत की उपस्थिति है, जहाँ पर क्या है, वलित पर्वत है, तो वलित पर्वतों के पास जो क्रस्ट की थिकनेस बताई गई है वो लगभग 70 किलोमीटर तक बताई गई है। अर्थात यदि आप इस डायग्राम को आप देखने का प्रयास करेंगे तो आप मान के चलें कि इसको हमने मान लिया है कि ये ओशियन क्रस्ट है जिसकी थिकनेस कम है। इसी ओशियन क्रस्ट से लगा हुआ महाद्वीप है जिसकी थिकनेस ओशियन क्रस्ट से अधिक है। और यहीं पर यदि माउंटेन जैसा एरिया है तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्योंकि माउंटेन का रूट माना जाता है और ऊंचाई भी। तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये 70 किलोमीटर के थिकनेस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर के थिकनेस का हो जाएगा। और ये जो मैरिन फ्लोर है, इसके ऊपर आप मान लीजिए कि यहाँ पर सागर है, तो ये जो थिकनेस है ये क्या हो जाएगी, 5 से 7 किलोमीटर के थिकनेस का। तो असमान मोटाई वाला क्रस्ट है, इसकी पहली विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि अभी आपने देखा है कि कोनार्ड की असंबद्धता के आधार पर, किसकी असंबद्धता के आधार पर, तो कोनार्ड की असंबद्धता के आधार पर ये दो भागों में बटा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोनार्ड की असंबद्धता से ऊपर का जो भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी क्रस्ट कहते हैं। और कोनार्ड की असंबद्धता से नीचे का भाग जो है, मोह की असंबद्धता तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निचला क्रस्ट कहते हैं। ये किसके आधार पर डिफरेंसेज है, तो घनत्व के आधार पर डिफरेंसेज है। तीसरा जो क्रस्ट है, इसका जो औसत घनत्व आप देखेंगे तो क्रस्ट का जो औसत घनत्व है ये बेसिकली 2.75 से लेकर 2.90 तक हमें मिलता है, कहीं कहीं 3 भी, तो लगभग अप्रॉक्सीमेट है। तो ये इसका औसत घनत्व है। चौथा इसकी क्या विशेषता है,
तो रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से क्या है, रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से इसमें सिलिका और किसका, एल्युमिनियम की प्रधानता है। सिलिका और प्लस क्या है, एल्यूमिनियम की प्रधानता है। सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है। और बड़े तौर पर देखेंगे तो ये जो महासागरीय क्रस्ट है, ये महासागरीय क्रस्ट जो है ये बेसाल्ट का बना हुआ है। महासागरीय क्रस्ट किसका बना हुआ है, बेसाल्ट का। जबकि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है ये किसका बना हुआ है, ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। इसमें भी देखेंगे तो बैसाल्ट के ऊपर जो महासागरीय क्रस्ट है, समुद्रिक निक्षेप है कई प्रकार का, तो बैसाल्ट के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक है और इसमें भी ग्रेनाइट के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक की परतें हमें मिलती है। ऑल ओवर आपको याद रखना है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, जो ओशियनिक क्रस्ट है ये किसका बना हुआ है, तो बेसाल्ट का बना हुआ है। तो क्रस्ट के बारे में ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा जो लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंटल कहते हैं। दूसरा लेयर जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंटल कहते हैं। तो मैंटल का क्या है ना कि सबसे पहले आप देखिए कि मैंटल की जो मोटाई है वो कितनी है। तो मैंटल की जो मोटाई है, ये जो थिकनेस है, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 30 किलोमीटर से लेके जो 2900 किलोमीटर तक का एरिया है वो मैंटल है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मोहो की असंबंधता से, मोहो की असंबंधता से कहाँ तक, गुटेनबर्ग की असंबंधता तक का जो क्षेत्र है, गुटेनबर्ग, मोहो से गुटेनबर्ग की असंबंधता तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, मैंटल कहलाता है। जैसे अभी आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा भी है, यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, 30 किलोमीटर पर मोहो है और 2900 किलोमीटर पर क्या है, गुटेनबर्ग है। तो मोहो की असंबंधता से लेके गुटेनबर्ग तक का जो है वो मैंटल है। मैंटल का जो औसत घनत्व हो जाएगा वो कितना है, तो 3 या 3.1 से लेके 5.1 तक या 50 तक जो है इसका घनत्व आपको मिलता है। और रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो मैंटल में क्या है कि सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, सिलिका और इसमें मैग्नीशियम की प्रधानता है, मैग्नीशियम की प्रधानता है। मैंटल भी क्या है, चट्टानों के घनत्व के आधार पर 2 भागों में बटा हुआ है। चट्टानों के घनत्व के आधार पर 2 भागों में, और ये जो 2 भागों में बटा हुआ है किससे, ये बटा हुआ है रैपिटी की असंबंधता से। किससे बटा हुआ है, रैपिटी की असंबंधता से मैंटल 2 भागों में बटा हुआ है। तो रैपिटी की असंबंधता से जो मैंटल 2 भागों में बटा हुआ है, इसमें एक क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक को ऊपरी मैंटल कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर मैंटल कहते हैं, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, इसको निचला मैंटल कहेंगे, लोअर मैंटल कहेंगे। इसमें जो ऊपरी मैंटल का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 30 किलोमीटर से लेके जो 700 किलोमीटर तक का क्षेत्र है ये ऊपरी मैंटल है, और लगभग 700 किलोमीटर से लेके जो 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र है इसको हम लोग क्या कहते हैं, निचला मैंटल कहते हैं। इसी ऊपरी मैंटल में क्या है कि 2 क्षेत्र है जिसके बारे में हमने आपको डायग्राम में दिखाया है। तो ऊपरी मैंटल में जो 2 क्षेत्र है वो कौन कौन सा 2 क्षेत्र है, तो ऊपरी मैंटल में क्या है कि एक है 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में कौन कौन सा एरिया शामिल है, इस स्थल मंडल में संपूर्ण पार्ट क्रस्ट है, और ऊपरी मैंटल में क्या है कि कुछ एरिया शामिल है। तो 100 किलोमीटर में से यदि आप 30 किलोमीटर घटा दोगे तो लगभग 65-70 किलोमीटर। तो संपूर्ण पार्ट क्रस्ट और अपर मैंटल का जो 70 किलोमीटर का एरिया है ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, 100 किलोमीटर की थिकनेस वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और यही स्थल मंडल जो है आगे चलकर आप देखेंगे कई छोटे और कई बड़े प्लेटों में विभाजित है, कई छोटे और बड़े प्लेटों में विभाजित है। और 100 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक का जो ये क्षेत्र है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं, जो ऊपरी मैंटल में है। इसकी क्या विशेषता है, ये अर्ध द्रव अवस्था में है, और जब इस दुर्बलता मंडल के क्षेत्र में P और S तरंगे पहुंचती है
तो p तरंगों के वेग में कमी आ जाती है और s तरंगों के वेग में भी कमी आ जाती है। s तरंगे अर्धद्रव होने के कारण पार कर जाता है, लेकिन दोनों तरंगों के वेग में कमी आ जाती है। तो तरंग के वेग में कमी आने के कारण क्या है कि ये जो दुर्बलता मंडल का क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी का क्षेत्र कहते हैं। जोन ऑफ लो वेलोसिटी का क्षेत्र, जोन ऑफ लो वेलोसिटी का क्षेत्र कहते हैं, यानी कि निम्न गतिकीय मंडल इसको कहा जाता है। जोन ऑफ लो वेलोसिटी या निम्न गतिकीय मंडल कहते हैं। और ये जो दुर्बलता मंडल है, जो अर्धद्रव की अवस्था में, जो जोन ऑफ लो वेलोसिटी के रूप में है, यही बेसिकली क्या है, मैग्मा हाउस है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा चैम्बर कहते हैं। और यही जो मैग्मा हाउस, मैग्मा चैम्बर है, ये वोल्केनिक इरप्शन के समय मैग्मा का स्रोत है। यहीं से वोल्केनिक इरप्शन की क्रियाएं होती है। तो ये ऊपरी मेंटल के क्षेत्र की विशेषता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्रस्ट आप समझ गए, मेंटल को समझ गए। अब मेंटल के बाद जो तीसरा पृथ्वी का कंसेंट्रिक लेयर है, जो सबसे लास्ट लेयर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ये जो तीसरा सबसे लास्ट लेयर है, इसकी जो मोटाई हो जाएगी या जो थिकनेस है, वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, इसकी मोटाई जो है वो 2900 किलोमीटर से लेके कितना हो जाएगा, 6371 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, ये मेंटल का क्षेत्र है। यानी कि यदि बड़े तौर पर कहेंगे तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यानी कि जो आप देखेंगे गुटेनबर्ग की असंबद्धता है 2900 किलोमीटर के थिकनेस पर, तो गुटेनबर्ग की असंबद्धता से लेके जो 6371 किलोमीटर का क्षेत्र है, दैट इज कॉल्ड कोर। अब ये जो कोर है, इसका जो घनत्व हो जाएगा वो कितना है, तो कोर का जो घनत्व है वो 5.1 से लेके 13.6 तक आपको मिलता है। 5.1 से लेके 13.6 तक कोर का घनत्व मिलता है। और फिर इसमें जो रासायनिक कंपोजिशन है, इसका जो रासायनिक संगठन है इसका, वो क्या है, तो रासायनिक संगठन के दृष्टिकोण से इसमें निकेल और फेरस की प्रधानता है। निकेल और फेरस की प्रधानता है, फेरियम की प्रधानता है, निकेल और फेरस की। और चट्टानों के घनत्व के आधार पर अभी आपने देखा है कि यह भी क्या है कि दो भाग में विभाजित है। दो भाग में विभाजित है किससे, यह विभाजित है लेहमैन की असंबद्धता से। किससे विभाजित है, लेहमैन की असंबद्धता से विभाजित है, लेहमैन की असंबद्धता से। तो लेहमैन की असंबद्धता से जो कोर दो भागों में विभाजित है, तो लेहमैन की असंबद्धता से जो कोर दो भागों में विभाजित है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक को कहेंगे ऊपरी कोर और दूसरे को क्या कहेंगे हम लोग, निचला कोर कहेंगे, लोअर कोर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ऊपरी कोर है, इसकी थिकनेस कितने से कितने है, 2900 किलोमीटर से लेके कितना हो जाएगा, ये 5150 किलोमीटर तक। और 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर कहने का अर्थ हुआ कि ये जो गुटेनबर्ग की असंबद्धता है, गुटेनबर्ग की असंबद्धता से लेके जो लेहमैन की असंबद्धता है, तो गुटेनबर्ग से लेहमैन की असंबद्धता के बीच का जो क्षेत्र है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी कोर। और निचला कोर जो हो जाएगा, इसकी थिकनेस कितने, 5150 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक इसका है। यानी कि लेहमैन की असंबद्धता से 6371 किलोमीटर तक का जो एरिया है, ये क्या है, निचला कोर का क्षेत्र बनता है। अब ये जो कोर है, तो जैसे पहले ही बताया है कि जो ऊपरी कोर है ये किस अवस्था में है, तो ऊपरी कोर जो है ये बेसिकली क्या है, द्रव अवस्था में है। ऊपरी कोर जो है वो क्या है, बेसिकली द्रव अवस्था में है। और जो निचला कोर है वो बेसिकली क्या है, ठोस अवस्था में। निचला कोर क्या है, बेसिकली ठोस की भांति व्यवहार करता है, ये ठोस अवस्था में हमें प्राप्त होता है। अब ये जो ऊपरी कोर जो है द्रव अवस्था में है और निचला कोर जो ठोस अवस्था में, ये किस पर निष्कर्ष निकला है, तो धरातल या भूगर्भ के नीचे जो भूकंपीय तरंग है उसका जो भ्रमण पथ होता है, तो भूकंपीय तरंग के जो ट्रैवलिंग मार्ग है, जो भ्रमण पथ है, उसके आधार पर। और किन भूकंपीय तरंगों के भ्रमण पथ पर यह निष्कर्ष निकला है, तो जो
P तरंग है और जो S तरंग है, तो P और S तरंग के भ्रमण पथ के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है। एक्चुअली क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसको आप मान लीजिए कि ये इनर कोर है, इसको हम लोग मान लेते हैं समझने के लिए कि इसको ये आउटर कोर है। आउटर कोर के ऊपर आ जाएंगे तो हम मान लेते हैं कि ये मेंटल है, और मेंटल के भी ऊपर आ जाएंगे तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा है ये क्या हो जाएगा, क्रस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हो, और यदि भूकंप जहाँ पर उत्पन्न होता है उसको फोकस कहते हैं, और ठीक इसके 90 डिग्री पर क्या बनता है, अधिकेंद्र। तो फोकस से क्या होता है, भूकंपीय भूगार्भिक तरंगे चारों दिशाओं में चलती है, लेकिन जो एस तरंगे होती है वो 2900 किलोमीटर के एरिया को टच करने के बाद क्या होता है कि उससे आगे वो प्रवेश नहीं करता है। यानी कि आउटर कोर का एरिया जो है ये द्रव अवस्था में इससे प्रमाणित होता है, क्योंकि जो एस तरंगे होती है वो केवल ठोस माध्यम में चलती है, वो द्रव में प्रवेश नहीं करती है। तो एस तरंग का क्या है, एस तरंग का आउटर कोर में, एस तरंग का आउटर कोर में प्रवेश नहीं करना, पहला एस तरंग का आउटर कोर में प्रवेश नहीं करना। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर आउटर कोर में पी तरंग के वेग में कमी का आ जाना, यानी आउटर कोर में एस तरंग का प्रवेश नहीं करना तथा पी तरंग के वेग में कमी आना, पी तरंग के वेग में कमी आना, वेग में क्या आना, कमी आना। तो पी तरंग के वेग में कमी आना और एस तरंग का आउटर कोर में प्रवेश नहीं करना, इस बात का प्रमाण है कि आउटर कोर जो है वो क्या है, द्रव अवस्था में है। क्योंकि एस तरंग का गुण होता है, एस तरंग का गुण क्या होता है, वो द्रव अवस्था में, जो द्रव अवस्था की चट्टानें होती है उसमें प्रवेश नहीं करती है, ये एस तरंग का गुण होता है। और इसी आधार पर आगे आप देखेंगे कि भूकंप के छाया क्षेत्र का भी निर्माण होता है, अर्थक्वेक शैडो जोन का। अब इसके आगे क्या होता है कि चूंकि पी तरंग जो है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है भूकंपीय तरंगों के गुण वाले में कि ये तीनों माध्यम में चलता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में। लेकिन ठोस में इसका वेग क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो चूंकि आउटर कोर में पी तरंग के वेग में भी अचानक कमी आती है और एस तरंग यहाँ प्रवेश नहीं करता है, इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड स्टेज में होगा। लेकिन पी तरंगें क्या होती है कि आउटर कोर और इनर कोर दोनों में प्रवेश कर जाती है, ये क्या होगा, पी तरंग होगा यहाँ पे। और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से पी तरंग प्रवेश करना सभी जगह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से ये पी तरंग हमें पूरे तरह से मिल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि पी तरंग जब इनर कोर में क्या होता है, इनर कोर में पी तरंग प्रवेश करता है, इनर कोर में पी तरंग का वेग, इनर कोर में पी तरंग का वेग बढ़कर क्या हो जाता है, इनर कोर में पी तरंग का वेग बढ़कर, इनर कोर में पी तरंग का वेग बढ़कर 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड तक हो जाता है। तो अभी आपने देखा है कि आउटर कोर में पी तरंग का वेग घट रहा है और इनर कोर में पी तरंग का वेग बढ़कर 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड सबसे अधिक हो जाता है। तो आउटर कोर से इनर कोर में जाने पर पी तरंग के वेग में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि इनर कोर ठोस की अवस्था में है। इनर कोर क्या है, ठोस की अवस्था में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि पी तरंगों की गति सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है, सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, ठोस माध्यम में। अब यहाँ पर ये आप जान लीजिए कि जो पी और एस तरंग का ये बिहेव है, इसी के आधार पर जो क्लियर हुआ है कि इनर कोर ठोस की भांति व्यवहार करता है और आउटर कोर द्रव की भांति व्यवहार करता है। क्योंकि 2900 किलोमीटर की गहराई के नीचे एस तरंगे कहीं भी प्राप्त नहीं होती है, पी तरंगे जरूर प्राप्त होती है। उसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है और इसी के आधार पर भूकंप के छाया क्षेत्र का निर्माण होगा, जहां पर कुछ क्षेत्र, भूकंप के छाया क्षेत्र का अर्थ होता है कि धरातल का वह क्षेत्र जहां पर सिस्मोग्राफ द्वारा किसी भी प्रकार के भूकंपीय तरंगों का अंकन नहीं होता है, उसी को भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं।
ये भूकंप के छाया क्षेत्र का जो निर्माण होता है, भूकंपीय तरंगों में जो अपवर्तन का गुण होता है और चट्टानों का जो घनत्व बदलता है उसके कारण, और भूगर्भ के नीचे जो इनका उभाय अवतल मार्ग होता है, उभाय अवतल मार्ग, चट्टानों के घनत्व बदलने और अपवर्तन जो होता है भूकंपीय तरंगों में, इसी के कारण भूकंप के छाया क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। ये जो है सो इस तरीके से इनर कोर और आउटर कोर का रेफरेंस। लेकिन यहाँ पर ये जान लीजिए कि यदि आउटर कोर द्रव की अवस्था में है तो लगभग इनर कोर के पास टेम्परेचर आउटर कोर की तुलना में तो अधिक है, तो इसको भी द्रव में होना चाहिए, लेकिन ये ठोस की भांति बिहेव करता है। इसका कारण यह है कि आउटर कोर की तुलना में इनर कोर पर बहुत द्रव्यमान अधिक है, संपूर्ण क्रस्ट का, संपूर्ण मैंटल का, और फिर आउटर कोर का टोटल मिलाकर इतना अधिक एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान हो जाता है इनर कोर के ऊपर कि वो द्रव होते हुए भी ठोस की भांति व्यवहार करता है। ये फाइनल आपको निष्कर्ष ध्यान में रखना है। और जो आउटर कोर और इनर कोर का नेचर है, तो आउटर कोर और इनर कोर के नेचर के कारण ही भूचुंबकत्व की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? तो जियोमैग्नेटिज्म की, भूचुंबकत्व की उत्पत्ति। तो जो भूचुंबकत्व की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? तो भूचुंबकत्व की उत्पत्ति होती है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि ये आउटर कोर से होता है, आउटर कोर से। और अभी हम लोगों ने देखा है ना कि कोर में मूल कंपोजिशन क्या है, तो कोर का जो ऑल ओवर कंपोजिशन है इसमें निकेल और लोहे की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? तो आउटर कोर में निकेल और लोहे की प्रधानता है, और इनर कोर में भी है। तो कोर ऑल ओवर निकेल और लोहे की प्रधानता है, लेकिन आउटर कोर से क्या होता है कि भूचुंबकत्व की उत्पत्ति होती है। बेसिकली क्या होता है कि यदि आप इसको इनर कोर मान लो जो ठोस में है, और आप इसको यदि आउटर कोर मान लो, ये क्या है? द्रव में है। तो ठोस के ऊपर यदि द्रव की गति हो, पृथ्वी की हर एक परतें अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इनर ठोस कोर के ऊपर जो आउटर द्रव कोर का घूर्णन है, ये एक तरीके से इसको हम लोग क्या कहते हैं? चर्निंग मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चर्निंग मोशन कहा जाता है। और ये जो चर्निंग मोशन है, ये एक तरीके से यहाँ पर डायनेमो प्रभाव उत्पन्न करता है। डायनेमो प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे बचपन में आप एक साइकिल देखे होंगे, या एक साइकिल पहले डायनेमो वाला आता था, जिसमें पीछे में क्या होता था, एक कुंडली लगी रहती थी पिछले साइकिल के व्हील के पास, और जैसे ही वो कुंडली घूमती थी आगे में वो हेडलाइट के पास उसका बल्ब जलने लगता था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर डायनेमो प्रभाव के रूप में क्या होता है कि जब इनर कोर के ऊपर आउटर द्रव कोर का घूर्णन होता है तो एक चर्निंग मोशन कहते हैं उसको, और उस मोशन के कारण क्या होता है, जो मैग्नेटाइज खनिज है, जैसे लोहे जैसे जो तत्व हैं, इससे इस यहाँ पर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबक उत्पन्न होता है, और वही विद्युत चुंबक क्या होता है कि यहाँ पर भूचुंबकत्व की उत्पत्ति करता है। तो भूचुंबकत्व की जो उत्पत्ति होती है कहाँ से होता है? आउटर कोर से। और ये जो भूचुंबकत्व की उत्पत्ति होती है, इससे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनता है वायुमंडल में, वही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो इस तरीके से आपने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में देख लिया। जो पुरातन मत है उसको भी आपने देख लिया है, जो नवीन मत है वो भी आपने देख लिया है। इससे पिछले का जो 2 वीडियो था उसमें आपने एक में जो भूकंपीय तरंगों के गुण, उसका भ्रमण पथ, सब कुछ उसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है। दूसरे वीडियो में जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन के लिए उपलब्ध स्रोत है उसको आपने देखा है, और इस वीडियो में दोनों जो दृष्टिकोण है इसको आपने कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया है। इस पर एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे 2 चीज़ों पर चर्चा होगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगा। जो 2 चीज़ों पर चर्चा होगा उसमें एक क्या होगा, तो एक हम लोग चर्चा करेंगे भूकंप के छाया क्षेत्र के ऊपर। भूकंप के छाया क्षेत्र कि अर्थक्विक शैडो जोन का निर्माण कैसे होता है, कितने डिग्री पर होगा, किसका कितना एंगल पर होगा ये। और दूसरा हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की जो चुंबकीय गुण है ये पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर का निर्माण करता है। किसका? मैग्नेटोस्फीयर का।
ये मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर का कैसे निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है, इस पर हम लोग देखेंगे कैसे निर्माण होता है। और ये जो पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर है, ये पृथ्वी के लिए कैसे सुरक्षा कवच का काम करता है, पृथ्वी के लिए कैसे सुरक्षा कवच का काम करता है, सुरक्षा कवच का काम कैसे करता है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इस दोनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक क्वालिटी मटेरियल पहुंच पाए। हिंदी माध्यम के छात्र की जो पीड़ा है, वो पीड़ा हमसे किस हद तक दूर हो पाता है, ये हमारी कोशिश है। उसमें आपका भी सहयोग अपेक्षित है। तो आप ज़रूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर में जाके, आमंत्रण क्लासेज ऐप, ताकि आप जो ऐप पर क्लास होती है उसका भी बेनिफिट उठा सकें। तो सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।